सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे बच्चों? खुश हो? बढ़िया हो? नमस्कार शुभेंदु, साक्षी, हेलो साक्षी भाई, हेलो हेलो हेलो। अच्छे साक्षी त्रिपाठी ने इतने सारे कमेंट रखे हैं। हेलो हनी गुड भाई साहब, कैसे हैं? कैसे सारे बच्चे फटाफट से आ जाएं, जुड़ जाएं इस प्यारे महफिल में। नमस्कार, स्वागतम आप सभी प्यारे बच्चों का। लाइक ना? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्लास में। नमस्कार संगम, विशाल, कीटू, हेलो तनुजा, कैसे हैं मेरे भाई? सारे बच्चे बढ़िया हो? खुश हो? अच्छा फील कर रहे हो? कल की क्लास बड़ी हेवी डोज हो गई थी, है ना? नमस्कार भाई, नमस्कार संगम राजपूत। संगम अलग है, संगम राजपूत अलग है ना? ज्योति भाई राम राम। ज्योति बेटा राम राम करते हो, कहाँ से हो भाई? नमस्कार नीतीश कुमार, कैसे हैं? विशाल शाक्या। हाँ, अगो बिफोर येट स्टीलिंग चारों के बारे में मुझे डिफरेंस आपको बताना था, ठीक है? यू आर माय मोटिवेशन सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा दिया भाई। थैंक यू सर, आपसे पढ़ने के बाद मार्क्स बढ़ गए हैं। यो 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 माय स्टाइल, यो बेबी यो। आज हम आप सभी के साथ मिलकर लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, कई सारे शब्दों के बारे में मुझे आप लोगों के साथ मिलकर समझना है। अगो बिफोर स्टिल येट, ये चार शब्दों के बारे में मुझे समझना है। और ये चीज मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं कि एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल है टेंस बनाने में, ठीक है जी? एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी, टेंस बनाने में, ठीक है? खम्मा गनीसा, आपको भी बहुत सारा नमस्कार भाई। मैं बस इतना जानता हूं, खम्मा गनीसा ये राजस्थान की भाषा में नमस्कार करने का तरीका है। आपका बहुत सारा प्यार, आप बहुत खुश रहिए, भगवान करे आप यूं ही तरक्की करते रहिए, यूं ही पढ़ाई करते हुए जल्दी से अपनी प्यारी से जुड़ जाए। अब बिफोर स्टिल येट, ये चारों के चारों जो शब्द है ना, ये चारों के चारों शब्द कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनवर्सली, मैं अगर आपको कहूं कि डायरेक्टली या इनवर्सली मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, ये भाई घूम फिर कर एक ही जगह जाकर टिकते हैं। और कहां जाकर टिकते हैं? ये सभी के सभी प्यारे ऐसे हमारे सामने शब्द हैं जो टेंस से ही जुड़कर काम करते हैं। और सारी सारी जो एडवर्ब है ना, सारी सारी जो एडवर्ब हैं, सारी एडवर्ब हमारी कहीं ना कहीं टेंस के बगैर काम नहीं कर पाती है। टेंस इनके लिए चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, जब अगो की हम बात करते हैं तो अगो का मतलब होता है पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट। अगो का मतलब होता है पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट। इनको समझने के लिए मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करूंगा दोस्तों, और ये जो हेल्प होगी हमारी, ये हेल्प होगी हमारी टाइमलाइन के जरिए। देखिए बच्चों, इस चीज को एक बार थोड़ा सा समझने का काम कीजिएगा। इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं समय रेखा, ठीक है ना जी? इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं टाइमलाइन, यानी कि समय रेखा। अब मैं इन सारे के सारे जो ऊपर शब्द हमारे सामने लिखे हैं, ठीक है, ओके बेटा, आप लेना चाहें तो बेटा आप इंग्लिश एक्टिव बुक ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? देखिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं इंग्लिश एक्टिव। इस बुक के अंदर आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है। हर एक टॉपिक के कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है ना? तो ये वाली बुक आप अमेज़न से ले लीजिए, फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, अपने आस-पास कोई और दुकान अगर है तो वहां से जाकर ले लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये बहुत बेहतरीन किताब है, इसमें बहुत कुछ आपके लिए मैंने तैयार किया है, ठीक है ना जी? बिफोर की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, बिफोर की अगर हम बात करते हैं तो ये बताने का काम करता है पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में, ठीक है ना? इसीलिए इसे हम अगर कहने की कोशिश करते हैं तो ये मोर पास्ट की हमें जानकारी देता है, ठीक है, ओके? है ना? जब हम इस बिफोर की बात स्टिल की बात करते हैं तो स्टिल का हिंदी का अर्थ होता है अब भी। और जब ये अर्थ हमें बताने का काम करता है अब भी, तो इस अब भी का मतलब हमें समझ में आता है कि ये हमें अपना अर्थ बताने की कोशिश करता है कौन से टेंस में? हमेशा कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है ना जी? कंटीन्यूअस टेंस में बताने का काम करता है। अगर हमारे सामने अवस्था बताने वाली वर्ब है तो अवस्था बताने वाली वर्ब में कंटीन्यूअस की जगह हम इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कर जाते हैं, ठीक है जी? येट की अगर हम बात करते हैं, येट की अगर हम बात करते हैं तो येट अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अर्थ बताता है अब तक। ये हमेशा अर्थ बताने की कोशिश करता है कौन से वाक्य में? नेगेटिव सेंटेंस में। और इसका हम प्रयोग इसी वजह से करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। अब मैं आप सभी के सामने एक एक करके इन सभी के सभी लिखे हुए शब्दों को, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इन लिखे हुए सभी के सभी शब्दों को अब आप एक बार मेरे साथ एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, ये तो है हमारे सामने सबसे पहले कौन सी बात? प्रेजेंट, करेक्ट है? आपकी क्लास में बच्चा अंकी जांगड़ा है, वो बच्चा कह रहा है लाइव देखने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। जिन बच्चों के पास समय की कमी है वो आराम से रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 6 बजे, 5 बजे जब अपना सारा काम फ्री हो जाए तो बिल्कुल आराम से अपनी क्लास को 2 की स्पीड से देखने का काम किया करें। लाइव क्लासेस अधिकतर बच्चों को फायदा देती हैं जो बच्चे क्लास के अंदर धीरे-धीरे हर चीज को समझना चाहते हैं। जिन बच्चों का अगर इंग्लिश मीडियम पहले से ही है, जिनकी इंग्लिश अगर थोड़ी सी पहले से ही उन्होंने कहीं स्कूल लेवल पर अच्छे से पढ़ी है, तो उन सभी बच्चों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस ज्यादा बेहतर होती हैं। रिकॉर्डेड का मतलब वीडियो वाला वो एक अलग चीज है। वीडियो तो उनके लिए जिनको महीने भर में सारा सिलेबस निकालना है, इतनी जल्दी दिखाना भी आपके लिए ठीक नहीं है, करेक्ट है? तो जिन बच्चों के पास समय की कमी है, यानी कि जो बच्चे अपना सारा दिन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उन बच्चों को ये वाली जो क्लासेस है वो शाम के टाइम देखनी चाहिए और 2 की स्पीड से, 1.5 की स्पीड से देखनी चाहिए, ठीक है? तो बाकी आपकी चॉइस है, आपका खुद का डिसीजन है, इसमें मेरा कहना ज्यादा ठीक नहीं है। अगो का मतलब होता है वर्तमान से पास्ट की तरफ जाना, यानी कि प्रेजेंट से अगर मैं पास्ट की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं प्रेजेंट से अगर पास्ट की तरफ जा रहा हूं तो ये हमें बताने का काम कर रहा है अगो। जब भी आप अगो को बताने की कोशिश करते हैं तो अगो को बताने के लिए पास्ट का कोई भी टाइम लगाकर आप के साथ अगो लगा सकते हैं। उदाहरण यहीं पर लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा जैसे एक छोटा सा उदाहरण 3 डेज अगो, ठीक है ना जी? मैंने आपके सामने कहा 2 मंथ्स अगो, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब भी आप इस अगो को बताने की कोशिश करते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये प्रेजेंट से पास्ट के स्पेसिफिक पर जाता है, इसलिए इसके साथ हम हमेशा एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। इधर लिखूं आपके लिए, ये हमेशा बताने का काम करता है कौन से टेंस के आधार पर? आप कहेंगे सर जी ये बताता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं मैं आपसे 3 दिन पहले मिला था तो आई मेट यू 3 डेज अगो, इसका उदाहरण बन जाता है, करेक्ट है? जब हम बिफोर की बात करते हैं तो एक पास्ट तो ये हो गया, क्या हो गया बेटा? एक पास्ट तो हमारे सामने ये हो गया। अब आप जा रहे हो इस पास्ट से भी ज्यादा पास्ट पर, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमें बताने की कोशिश करता है बिफोर की जानकारी में। और बिफोर का मतलब हमें क्या बताने का काम करता है? बाबू बिफोर हमें बताने का काम करता है जब हमारे सामने एक एक्शन पास्ट का तो ये लिखा हुआ है ना? यानी कि ये हमारे सामने एक एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के जरिए बता देता है, ठीक है? क्लास में ठीक चलिए सब बच्चों की। अब हम इसके बीच में सीक्वेंस बताने वाला कोई भी शब्द लिखा देते हैं, जैसे खासकर हमने बिफोर कहा तो बिफोर से पहले यानी कि इस पास्ट इंडेफिनिट से पहले एक और पास्ट में बताया जाता है, तो इसे बताने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना? इसको हमेशा बताने के लिए क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारे सामने स्टिल की जानकारी लेकर। स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टिल का मतलब होता है अब भी, ठीक है ना जी? स्टिल का मतलब होता है अब भी। तो इसका मतलब हमारे सामने जो प्रेजेंट में चल रहा है स्टिल उसकी जानकारी हमें देता है और ये अपने आप में क्या चीज बताने का काम करता है? कोई भी ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू है, इसलिए इसे हम कंटीन्यूअस टेंस में बताने का काम करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है बेटा, समझ आ गया? है ना? अब मेरे दोस्त यहाँ लिखा है हमारे सामने येट किसके बारे में? नेगेटिव के बारे में। अब दोस्त नेगेटिव के बारे में कैसे बताया जाता है? नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इस समय से पहले ये काम हो जाना चाहिए था पर हुआ नहीं। इसका मतलब क्या होता है? येट हमेशा नेगेटिविटी को बताने का काम करता है। इसलिए जब भी हम किसी काम को वर्तमान से थोड़ा सा पहले सोचने का काम करते हैं तो इसीलिए येट हमें बताने का काम करता है क्या चीज? येट हमें बताने का काम करता है जो काम अपने आप में नेगेटिव है और प्रेजेंट में वो काम हो जाना चाहिए था, ठीक है जी? मैंने आप सभी के सामने ये सारे जो वाक्य लिखे हैं, ये सारे वाक्य जो लिखे हैं इस टाइमलाइन पर आपको समझाने का काम किया है। अब दोस्तों इस टाइमलाइन के जरिए मैं एक एक करके सेंटेंसेस आपके सामने बनाऊंगा और इनके फर्क आपके सामने रखूंगा। तैयार हैं आप सभी लोग? आ जाओ मेरे बच्चों। मैं आपके सामने कहता हूं he has not paid the bill yet। इसका मतलब उसने अभी तक बिल पे नहीं किया है। मैंने क्या कहा? उसने अभी तक बिल पे नहीं किया है। यानी कि इसका मतलब अगर मैं टाइमलाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या होगा भाई विनीत? आप कहोगे सर ये होगा गुरुजी, ये तो होगा प्रेजेंट, यानी कि अभी पास्ट से आने के बाद वर्तमान तक उसने बिल पे नहीं किया है, ठीक है जी? मेरी समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपके सामने दूसरा वाक्य कहता हूं, पुरानी बात कहता हूं, आई मेट हिम 3 डेज अगो, तो इसको हम कैसे बताने का काम करेंगे? ये हमारे सामने टाइमलाइन है। आप लोग हमेशा टाइमलाइन को हिंदी में कहते हैं क्या? समय रेखा, यानी कि ऐसी लाइन जो समय की हमें जानकारी देती है, ठीक है? क्या देती है? जो हमें समय की जानकारी देती है, ठीक है? बेटा विनीत यहाँ बता रहा हूं आपको, जो मैंने आपको बेटे टाइमलाइन से समझाने का काम किया, आपका ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं। वही चीज मैं आपके सामने हर एक सेंटेंस के साथ टाइम के साथ बता रहा हूं, काहे नहीं देख रहे हो बे? अब अगली बात करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने कहा एक छोटा सा वाक्य, इट इज स्टिल रेनिंग। कैट्स एंड डॉग्स, क्या आप कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है लगातार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बार-बार बरसना, ठीक है बेटा? अगर इस बात को हम टाइमलाइन से समझने का काम करें तो हमें क्या समझ में आया? ये तो हमारे सामने क्या हो गया बेटा? आप कहोगे सर जी ये हमारे सामने हो गया प्रेजेंट। अरे हां ना, इट इज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अब भी। स्टिल का मतलब क्या हो रहा है? अब भी, यानी कि बारिश पहले हुई, थोड़ी समय पहले चल रही, वर्तमान में भी चल रही, आगे भी चल रही है। इसका मतलब बारिश के चलने का काम क्या है? अपने आप में कंटीन्यूअस है, ठीक है जी? बारिश के काम अपने आप में कंटीन्यूअस है ना? मैं अगर आपको ये कहता हूं मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आप क्या कहोगे सर? पढ़ाने का काम तो सर जब बैच शुरू हुआ था तब हुआ था, पढ़ा अभी रहे हो, आपके प्यार प्रेम की वजह से जो बचे हुए टॉपिक है वो भी हम आपके साथ पढ़ेंगे, है ना? यानी कि क्या है? कंटीन्यू एक्शन कभी पूरा नहीं होता, वो तो चल रहा होता है, ठीक है भाई? फिर एक आती है भाई चौथी बात हमारे सामने। चौथी बात कौन सी होगी भाई? चौथी बात को समझने के लिए हमारे सामने आ गया, मैंने कहा एक पुराना सवाल, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
अब आप इस लिखे हुए वाक्य को अगर इस टाइमलाइन पर समझने का काम करेंगे तो दोस्तों ये वाली बात जो हमारे सामने है, ये वाली बात तो प्रेजेंट की हो गई। अरे हाँ ना, डॉक्टर के आने का काम कब हुआ? यहाँ डॉक्टर आया है हमारे सामने, ठीक है जी। मान लीजिए मैं डॉक्टर के आने की बात कर रहा हूँ आप सभी के सामने। कल शाम के 8 बजे डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं, बताया किससे है? वर्क की सेकंड फॉर्म यानी कि टीम से। अब भाई साहब पेशेंट के मरने का काम उससे पहले हो चुका है, यानी कि पेशेंट जो 8 बजे आया ना भाई, पेशेंट उससे पहले मर चुका है ना। तो इसको बताने के लिए हमने क्या कहा? हेड बाइट। तो बेटा आपस में इन दोनों सीक्वेंस को जोड़ने के लिए, आपस में इन दोनों सीक्वेंस को जोड़ने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। करेक्ट है? यहाँ तक की बात सारे बच्चों अच्छे से समझ आ गई? नैंसी ने एक एग्जांपल लिखा, आई एम स्टिल बिजी। नैंसी बिल्कुल वही बात होगी बाबू, बहुत अच्छा एग्जांपल बताया मेरे बच्चे आपने। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपने वाक्य क्या लिखा है? आई एम स्टिल बिजी, है ना। अब ध्यान से देखिए मेरे अंदर, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी क्या हो गई? एक लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब में अधिकतर ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर हम अवस्था बताते हैं, यानी कि स्टेटिव वर्ब हो गई। और आप लोग ये जानते हैं मेरे बच्चों कि स्टेटिव वर्ब को हम इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं, ना कि कॉन्टिन्यूअस में, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। इसलिए हमने इस स्किल को सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज किया है, ठीक है। अच्छे से समझ आ गई बात, ठीक है। आप ऐसा कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप में से कोई बच्चा ये कहना चाहे कि सर क्या बिफोर को हम पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल। जब दोनों एक्शन हमारे सामने पास्ट के हों तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हमें बताने का काम करता है। और अदरवाइज इससे थोड़ा सा हम बाहर जाएं तो बिफोर को हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के साथ यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, ही विल कॉल मी बिफोर ही लीव्स फॉर हिज ऑफिस। अब आपको इस लिखे हुए वाक्य का मतलब मुझे क्या समझ आया? इस लिखे हुए वाक्य का मतलब मुझे समझ में आया, वह मुझे फोन करेगा, ठीक है ना जी। और उससे पहले सर यहाँ हमारे सामने क्या कह दिया गया? बिफोर ही लीव्स फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से निकलने से पहले क्या करेगा? वह फोन करेगा, ठीक है ना जी। तो कभी-कभी इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन में भी यूज कर लेते हैं। क्या आप इसे अच्छे से याद रखोगे बेटा? क्या आप इसे अच्छे से याद रखोगे बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा? हाँ कि ना? तो ये वाली बात एक बार ध्यान से देखो बेटा पहले। अब वो बिफोर स्टिल और येट आपको ये परेशान करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है बेटे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई है। ओके बेटा, अब थोड़ी सी बात को आगे हम लेकर चल लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सेंटेंसेस आप सभी के सामने समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फॉलोइंग आर द, मैं जिन वर्ड्स का आप लोगों के सामने अब जिक्र करूंगा दोस्तों, ठीक है ना, कुछ जो वर्ड्स आप लोगों के सामने अब मैं जिक्र करूंगा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का काम करना। ये हमारी ऐसी वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये हमारी ऐसी वर्ब है जिन वर्ब के बाद हम हमेशा नाउन लिखने का काम करते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स, मैंने क्या कहा? ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है ना जी, जिनके बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद भी हम इसका लिखने का काम करते हैं। क्या चीज? एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो इस ऑब्जेक्ट की जानकारी हमें देता है। अब आपको ऐसे कैसे जानकारी देता है? मैं आपको बताऊं, ये ऐसी जानकारी देता है कि दोनों के दोनों, ठीक है। एक चाय पिला दीजिए सर, नहीं सिलेक्शन लेना है, मेरे पास आओगे, आपके साथ मिलकर चाय पीऊंगा मैं, आप भी पियोगे, ठीक है। चाय मैं पिलाऊंगा लेकिन दोनों साथ पियेंगे, ठीक है। तब जब आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चा बेटा। अब हमने देखो एक बार फिर से समझो, देखो हटाओ सारी बात दिमाग से, फिर से समझना। मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब का जिक्र करूंगा जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें इसके बाद लिखने को मिलता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको ऑब्जेक्ट की जो जानकारी हमें दे दे उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब दोस्तों ये भी अपने आप में नाउन है और ये भी अपने आप में नाउन है। हकीकत में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों एक समान है, ठीक है। जब दोनों के दोनों एक समान है तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चों कि इनके साथ हम कभी भी एज का प्रयोग नहीं करते, इनके साथ हम कभी भी एज का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब नाउन ही आप लोगों को लिखना है, जब नाउन ही आप लोगों को लिखना है तो फिर आप इनके साथ किसी अन्य एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। अब मैं आप सभी के सामने बना रहा हूं इनकी एक खूबसूरत सी प्यारी सी लिस्ट, ठीक है ना। पहले लिस्ट बना देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ मिलकर समझेंगे, ठीक है दोस्तों। लिखना चाहेंगे साथ साथ, ठीक है भाई। सॉरी गाइस, एक बार मेरे साथ इन बहुत सी लिस्ट लिखेंगे फटाफट से। मेक, अपॉइंट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट। एक बार बेटा इन बहुत सी थोड़ी सी लिस्ट लिख लीजिए, बच्चे आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों के लिए। शाबाश। चूज, सेलेक्ट, कंसीडर, लिखने की कोशिश करो, चलो भूपेंद्र भाई फटाफट से लिखो। शाबाश शुभम, इन बहुत सी का नाम लिख दो तो लिखो फटाफट से। अब देखो उदाहरण से ये चीज अच्छे से आपको समझ में आएगी। स्पोक्स पर्सन दोस्तों हम उस इंसान को कहते हैं जो किसी के लिए वक्ता बनता है, जो किसी के लिए अपनी बात कहना जानता है, ठीक है ना। बेटा जी कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आप सभी के सामने। चलो बेटा, तो आप इन सभी लिखे हुए सवालों की अगर बात करते हैं, आप अगर इन सभी लिखे हुए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी भाई, आप अगर इन सभी लिखे हुए सवाल की बात करते हैं बेटा, एक दो बिस्किट खिला दो प्लीज, अच्छा लगेगा आपको, थैंक यू। अगर आप इन सभी लिखे हुए भाई सेलेक्ट दो बार लिखा बेटा, छोड़ दे हटा दे, परेशान भाई। तो आप इन सभी लिखे हुए सवालों को ध्यान से समझने का काम करना। चेयर पर्सन ने बना दिया किसको? रवि को, यानी कि इस लिखे हुए मेड का ऑब्जेक्ट हमारे सामने कौन है? रवि। ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है मेरे बेटे, इस ऑब्जेक्ट का मतलब ओ समझिएगा सूरज, ठीक है। ये ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट अपने में है तो क्या? नाउन है ना। अब रवि को क्या बना दिया गया? आपने कहा मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच, है ना, ठीक है। क्या का जवाब दे रहा है ना, तो ये भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट अपने में क्या है? नाउन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों अपने में क्या कर रहे हैं? इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है और इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरा करने वाला ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। कुल मिलाकर ये दोनों के दोनों बराबर ही हैं। जब दोनों बराबर ही हैं तो यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया शिवम कुमार भाई? बताओ अच्छे से, खुशी सानी बेटा, नफीस भाई अच्छे से समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। हीना ने सेलेक्ट किया है किरण को। किरण क्या है? इस लिखी हुई वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है ना। आप समझ पा रहे हैं क्या लिखा बेटा? ऑब्जेक्ट, इस सेलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये अपने आप में नाउन है। फिर हमने देखा इस किरण की जानकारी क्या है? अपना स्पोक्स पर्सन, ठीक है ना जी, यानी ये अपने आप में अब यहाँ पर क्या बन गया है? आप कहेंगे सर जी ये बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कायदे से ये नाउन है क्योंकि किरण ही क्या बन गई है? आप कहेंगे हर स्पोक्स पर्सन, यानी कि यहाँ पर हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रटना खत्म, अच्छे से याद रखने की जरूरत है। अब दे कॉल हिम आर रोबर, आपने क्या कहने की कोशिश की है? सर उन्होंने पुकारा है। इस कॉल का ऑब्जेक्ट हमारे सामने ये है हिम, जो कि प्रोनाउन है ना। आप उसे क्या कह दिया है? आपको सर रोबर कह दिया है। अब हम यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको क्यों? आर्टिकल जो ए एन द है ना मेरे बच्चों, एक बात याद रखना बड़े ध्यान से। अगर हम किसी भी नाउन से पहले, अगर हम किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल ए एन या द का हम प्रयोग करते हैं तो आपको ये याद रखना है ये इस लिखे हुए नाउन के अर्थ को फिक्स करता है। क्या करता है? फिक्स करता है, यानी कि ये अपने आप में एक अलग वजूद बनाता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस कहता हूं, अ बॉय कैन नॉट मैरी अ बॉय, तो अब यहाँ पर इसका अर्थ समझने की कोशिश करना। कोई भी अन्य एक लड़का किसी अन्य लड़के से शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मैंने एक साधारण बात आपको बताई, बाकी करने वाले कर भी लेते हैं, रुकते नहीं है किसी से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैंने कहा अ बॉय कैन नॉट मैरी अ बॉय, यानी कोई भी लड़का किसी अन्य लड़के से, यानी दोनों अलग अलग हो गए। अब मेरे बेटे अगर मैं इस हिम की बात आपको कह रहा हूं तो ये जो रोबर है ये तो एक समान है, तो इसको अलग से जानकारी अलग से इसको हम डिटरमाइन करेंगे, अलग से इसको फिक्स करेंगे, कभी नहीं सर। ना तो यहाँ पर एस आएगा ना यहाँ आर्टिकल आएगा, समझ आ गया। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि आपने जगह क्यों छोड़ दी थी सर जी? मैंने मेरे बेटे जगह, एक मिनट बच्चा परेशान हो गया था तो उसकी परेशानी इलाज कर देता हूं। ओह शिट।
ठीक है भाई, ले भाई यहाँ पर मैंने कॉल लिखा, भाई सेलेक्ट दो बार लिख दिया सर आपने, अब तो नाराज नहीं होगा बेटा। इन लिखी हुई वर्ब के बाद अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है तो हम एस का प्रयोग भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं करते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही लिखने का काम करते हैं। अच्छे से समझ आ गया है? अरे बेटा स्पोक्स पर्सन का भी अर्थ मैंने आपको बताया है, जो किसी के लिए वक्ता होता है। जैसे कल को मैं आप लोगों को कहीं पर भेजूंगा तो आप मेरी जगह जाकर कोई बात कहना चाहोगे तो आप मेरे लिए अच्छे वक्ता हो गए, स्पोक्स पर्सन हो गए, ठीक है। बीजेपी के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन है, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन है, अलग अलग पार्टी के कुछ स्पोक्स पर्सन है जो उस पार्टी से संबंधित कुछ बात कहते हैं, ठीक है। ओके भाई, अगला सवाल, शी कंसीडर्स वीना, आप क्या कहेंगे? अब हमें समझ में आ गया सर, इस एक की हमें जरूरत नहीं है और यहाँ पर एस भी हम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बेटा? चूज भी दो बार लिख दिया आपने, मैंने जानबूझ के लिखा था, ये देखने के लिए पूर्ण नंबर चाहिए चीजों को ढूंढता है। तो आप कहेंगे राजीव डिक्लेयर मोहन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी, तो आप कहेंगे सर ना तो ऐसी हमें जरूरत ना इसकी, क्योंकि ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ये इसका लिखा हुआ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और कायदे से ये दोनों बराबर हो गए हैं, करेक्ट है? हाँ कि नहीं? ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चों इसी के ठीक उलट कर एक दूसरी कहानी आती है। क्या कहानी आती है? इसी के ठीक उलट कर एक दूसरी कहानी आती है। हमारी कुछ अन्य ऐसी वर्ब है, एक बार मेरे साथ इनको लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना, एक बार मेरे साथ इनको लिखने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं कहूं डिस्क्राइब, मेंशन, ठीक है, अगर मैं कहता हूं डिस्क्राइब, मेंशन, मैं कहूं आपके सामने पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब होता है बेटा चित्रित करना, व्याख्या करना, ठीक है ना। इसी को अगर हम कहना चाहते हैं डेपिक्ट भी कहते हैं, डेपिक्ट का मतलब होता है किसी के बारे में वर्णन करना, चित्रित करना, ठीक है ना, नो डिफाइन ट्रीट, ठीक है जी। एक बार सारे बच्चे को लिख कर दिखाओ साथ, चलिए। ये हमारी सारी ऐसी लिखी हुई वर्ब्स हैं दोस्तों कि अगर इनके बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है तो इनके बाद लिखी हुई अगर कोई भी हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है तो इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आता। इस ऑब्जेक्ट के यानी इन सभी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, इन ऑब्जेक्ट के बाद हमें कभी भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना होता, तो इनके बाद हम हमेशा जवाब देते हैं किसी का हाउ का। हाउ का मतलब जवाब देने के लिए हमें इसको कैसे लिखना पड़ता है? एडवर्ब की तरह से। तो एडवर्ब की तरह लिखने के लिए हम इसके साथ क्या हमेशा मेंशन करते हैं? एज। क्यों मेंशन करते हैं? क्योंकि ये अपने आप में इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। इसके साथ हम हमेशा आर्टिकल का नहीं, सॉरी हम इसके साथ हमेशा एज का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये जो लिखा हुआ एज है आने वाले लिखे हुए किसी भी नाउन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एडवर्ब में कन्वर्ट करता है। थोड़ी सी बात को प्यार से समझिएगा। जैसे मैंने कहा ही टीच राहुल ब्लैंक हिज ब्रदर, बेटा एक एक करके सेंटेंस को ध्यान से समझने का काम करें, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। एक बार इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना प्लीज, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। शाबाश। अब मैं आपको सभी इन सेंटेंसेस के आंसर्स बनाने सिखाऊंगा, ठीक है। वह ट्रीट करना, ट्रीट करने को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? ट्रीट करने का मतलब है किसी की देखभाल करना। ट्रीट करने का मतलब क्या होता है बेटा सानिया पूजा? ट्रीट का मतलब है किसी की देखभाल करना। इसका हिंदी का अर्थ हमें समझ में आता है, वह राहुल के साथ पेश आता है, कैसे पेश आता है? ये इस लिखी हुई वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है ना। बाकी हमारा यही खत्म हो गया। वह राहुल को ट्रीट करता है कैसे, इस कैसे का जवाब देने के लिए हमें एज इसके साथ लगाना पड़ेगा, और ये सारा का सारा लिखा हुआ जो फ्रेज है वो एडवर्ब का काम करता है अपने आप में, ठीक है। गलत तो नहीं करेंगे आप इस सवाल को, ठीक है बाबू? ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। आई नो हिम गुड मेंटर, ठीक है ना जी। मैं उसे जानता हूं, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब, ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। मैं उसे कैसे जानता हूं? आपको अगर कैसे का आंसर मुझे दे रहा है तो इसके साथ आर्टिकल आने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इससे पहले एज आकर इसे एडवर्ब के रूप में पहले से ही कन्वर्ट कर चुका है। रिगार्ड का मतलब है किसी का मान सम्मान करना, ठीक है ना। फाइन। तान्या मान सम्मान करती है मेरा, जैसे कि मैं उसका पिता हूं, ठीक है ना। अब तान्या नाम का सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बाकी यही खत्म। वह मेरा मान सम्मान करती है। अब ये ध्यान रखना, वह मुझे पिता नहीं बना बैठी, समझ रहे हैं? यहां पर इसका आंसर मुझे किसका आंसर दे रहा है? एडवर्ब। एडवर्ब का आंसर कैसे दे रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का ये आंसर मुझे दे रहा है। जब मैनर का आंसर दे रहा है तो एज हम लगा देंगे इसके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं। चेष्टा सिंह, पहली बार मैंने आपका नाम पढ़ा इस क्लास में, कहां थे बेटे इतने दिन? चलिए जहां थे अच्छे नहीं। तो आप लोगों को अधिकतर बच्चों को ये रटाया जाता है बेटा इनके साथ एज नहीं आता, इनके साथ एज आता है, लेकिन हमने आज आप लोगों को इतनी गहराई में बता दिया कि इनके साथ एज नहीं आता, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता, और क्यों नहीं आता उसका कारण क्या है। सबसे पहली बात आपको ये समझाई, फिर हमने समझाया कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले तो ऑब्जेक्ट अगर ट्रांजिटिव के बाद इन लिखी हुई वर्ब्स के बाद आ ही गया है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आता है, इसलिए एडवर्ब का काम चलाने के लिए नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस छोटी सी बात को रट लेते हैं। अब मैं पूरी नहीं रटता हूं भाई, आप लोग इस बात को कभी भी रटेंगे नहीं, और जिस बच्चे ने ये चीज रट के मेरे को दोबारा से बताई सर जी मैं तो रट लिया, मैं बता रहा हूं उसके नाक के ठीक बीच में मुक्का मारना, नाक के ठीक बीच में मुक्का मारना, ताकि नाक बेहोश हो जाए, ठीक है ना। चलो थोड़ी सी कसरत और कराता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कसरत और कराता हूं, थोड़ी सी कसरत और कराता हूं बेटा। बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं आपको लेके जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा बेटा। थोड़ा सा पिछली क्लासेस का नया ताजा सब कुछ मिला के आपके सामने रखा है। मैं बस एक बार ये जांचना चाहता हूं कि आप में से एक सरप्राइज टेस्ट है 8 क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए। ये एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट है आप लोगों का 8 क्वेश्चंस को लेकर। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपनी पिछली क्लासेस को कितना अच्छे से रिवाइज किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि बैठो कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना फिर हमें अगर ये चीजें नहीं ढंग से आई तो समझ लो कि सारी ही मेहनत बर्बाद हो गई भाई आपके गुरुजी की। आपके गुरुजी ने कोई फायदा नहीं पाया भाई आपकी इस मेहनत से। 8 क्वेश्चंस है, अच्छे से बना के दिखाओ बेटा, गलती मत करना किसी भी कीमत पर। करो भाई सारे बात फटाफट से क्वेश्चन बना के दिखाएं।
चलिए बेटा, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। अब समझते हैं बेटा, पहले सवाल की अगर बात करते हैं तो एक अपने आप में डमी सब्जेक्ट है, हमने प्रोनाउन पढ़ा। इस अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब होने की वजह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जिक्र हम करेंगे। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी यही कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। इफ आई वर ही या हिम, हमें क्या यूज करना होगा? आप कहेंगे सर ये वर्ब अपने आप में लिंकिंग वर्ब का परिवार है, इसलिए ही हमने कह दिया। हेल्प करना अपने आप में एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस याद होगा बेटा, डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। आगे हमने पढ़ा सर शी सैंग शी इज, इन दोनों सवालों में भी यही काम है भाई। यहाँ लिखा है शी सैंग, उसने गाया है, तो अगर उसने एक एक्शन यहाँ पर किया है तो इस एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए भाई? आप कहेंगे दोस्तों एडवर्ब चाहिए, है कि नहीं? अब एक बात आपको ध्यान अच्छे से रखनी है कि अगर मैं गुड की बात करूं, ठीक है, या अगर मैं वेल की बात करूं, तो सर गुड और वेल का कंपैरेटिव डिग्री हमेशा बेटर होता है बच्चों, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमेशा बेस्ट होती है, ठीक है? याद रखोगे बेटा इस बात को, है ना? अब आप लोग जानते हैं गुड सिर्फ एडजेक्टिव है, वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब है ना? ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, मुझे लगता है इस पर मुझे परेशान अब नहीं होना चाहिए क्योंकि जो चीज बताई जा चुकी है, ठीक है? ये हो गई इसकी पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गई इसकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है दोस्तों? अच्छे से बात समझ में आ गई? आगे ना, तो अगर किसी इंसान ने गाया है तो गाना एक्शन होता है, गाने के लिए एडवर्ब में सुपरलेटिव डिग्री लानी है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा एडवर्ब की जो सुपरलेटिव डिग्री आप मुझे लिखवा रहे हो, क्या इससे पहले हम दा लिखेंगे, है ना? और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन 6 को भी ध्यान से देखना, यहाँ लिखी है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब की वजह से ये हमारे सामने एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है, तो बताना जरा इससे पहले हम दा लगाएंगे, है ना? देखो भाई पढ़ा है, रिवाइज किया है, आपको अच्छा लगेगा। नहीं याद किया, नहीं रिवाइज किया, तो आज आप इससे नाराज 100% होंगे, ठीक है ना? फिर बाद में आप ये कहेंगे सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, हम क्या करें? कुछ नहीं करना, फिर सब भूल जाओ बेटा। जो रिवाइज करता है ना बेटा, वो क्वेश्चन बनाने योग्य होता है। जो रिवाइज नहीं करता है, वो क्वेश्चन नहीं बना पाता, वो शिकायतों से भरा पड़ा रहता है, ठीक है ना? वो शिकायतों से भरा पड़ा रहता है। सर पढ़ लिया, आपसे बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, क्या करें? ठीक है भाई? तो वो वाले बर्बाद होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है भाई? तो आप यहाँ कहेंगे सर एडवर्ब का आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, इसलिए इसकी सुपरलेटिव में हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। करेक्ट हो गया भाई? हाँ कि ना? सिंपल होगी बात। अब अगर सवाल नंबर 7 की हम बात करते हैं, मेरे सामने लिखा है शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो दिमाग में एक सवाल ये उठता है कि सर आप जो कह रहे हो वो बात मैंने मान ली। हम अगर आपके सामने ये बात कहें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक लड़की है भाई, ठीक है जी? ये एक लड़की है, इस जैसी बहुत सारी और सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं भाई साहब। इन सभी की सभी लड़कियों के बीच अगर मैं कंपैरिजन करूं और मैं अगर इन सभी के कंपैरिजन में से आपसे पूछूं भाई बताओ जरा सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? अगर मैं आपको ये कहूं बाबू सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पर किसकी है, तो आप ये कहोगे सर, आप ये कहोगे सर कि सबसे ज्यादा हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर इनकी हाइट एक करके हम तुलना करके देखेंगे और हमें समझ में आएगा कि ये जो है ना अपने आप में टॉलेस्ट है। तो मैं इसको वाक्य में कैसे लिखूंगा? शी इज, चलो मान लो इसका नाम हम एबीसी करके लिखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो आप कहेंगे ई इज द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है ना? ई इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, ठीक है ना? हमारे सामने जो यहाँ पर लड़कियां हैं ना, इन सभी की सभी लड़कियों में से टॉलेस्ट कौन पाई है? ई पाई है, करेक्ट है? यानी कि अगर मेरे बेटे आप इस बात के पीछे की कहानी को समझेंगे, आप कहोगे सर जी ये जो ऑफ ऑल द गर्ल्स आपने कहा है ना, इस ऑफ ऑल द गर्ल्स की वजह से हमारे सामने एक सुटेबल सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हम तुलना कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम तुलना कर पा रहे हैं। अगर मान लो सर जी यहाँ से मैं आप लोगों के सामने ऑफ ऑल द गर्ल्स हटा दूं, ऑफ ऑल द गर्ल्स हटाते ही आपके सामने से सरकार ये सारी लड़कियां गायब हो गई, तो आपके सामने मैं ये कहूंगा कि ये बात जचेगी, ई इज द टॉलेस्ट, क्या मैं कहूंगा ई इज द टॉलेस्ट? हो सकता है आपकी क्लास में ही कोई ऐसी लड़की हो जिसकी हाइट 6 फीट हो, वो आके तुरंत मेरे सामने खड़ी करके दिखाओ मेरी हाइट 6 फीट है, कहां 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच। अरे हाँ ना, क्या मेरी बात समझ में? आपके दिमाग में एकदम सवाल उठेगा, अरे सर एक बार खली के सामने खड़ी करके दिखाओ, पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में? कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं ना भाइयों, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करने के लिए हमें वो कंडीशन सामने मेंशन करनी पड़ती है जिससे हम तुलना कर रहे हैं। अगर हमारे सामने कंडीशन ही नहीं है जिसके अंदर हम तुलना कर रहे हैं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, तो सर कंपैरेटिव सुपरलेटिव फेल है, उनकी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर मेरे बच्चों को अब ये बात अच्छे से समझ आई जब हमने यहाँ कहा शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब हमें ये नहीं पता कि हम उस इंसान के स्ट्रॉन्गेस्ट होने की क्या कंडीशन यहाँ रख रहे हैं। अरे है ना, क्या पैरामीटर है? इसका मतलब हमारे पास इसके कंपैरिजन का कोई पैरामीटर तो है ही नहीं। जब पैरामीटर हमारे सामने नहीं है, यानी कि जो हमारे सामने कोई कंडीशन तो है ही नहीं, हमारे सामने कोई ऐसी कंडीशन तो पता ही नहीं हमें कि किसके अंदर हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तो फिर काहे परेशान हो रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री नहीं आई भी हो तो नहीं आई भी हो तो दा भी हटाओ, स्ट्रॉन्गेस्ट भी हटाओ। ऐसे मामले में हम क्या करते हैं? सिर्फ लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। इस लिंकिंग वर्ब की वजह से स्ट्रॉन्ग अपने आप में आ गया एडजेक्टिव, और क्योंकि हमें इसको क्वालीफाई तो करना ही है तब हम इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं वेरी, जो कि अपने आप में एक एडवर्ब है। बात समझ में भैया? ये बाबू भैया बुझे बात दिल की नजर होने की, सच कह रहा तेरी कसम। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो इसी मामले में हम इसके साथ शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग कहकर इसको करेक्ट करेंगे। आप इस बात को ऐसे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे समझने की कोशिश करते हैं? अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलती है जिसके साथ कंपैरिजन हम कर रहे हैं, वो कंडीशन हमें नहीं पता। अगर वो कंडीशन हमें नहीं पता तो ऐसे मामले में सुपरलेटिव डिग्री की जगह हम वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री को ही लगाकर इंटेंसिफाई करते हैं उस बात को। ठीक है बेटा? हाँ जी साहब, समझ आ गई बातचीत? ठीक है बेटा? चलिए भाई ये बात अच्छे से समझे हैं, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बस आप मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बना के दिखा दो। ये हम रेडी हैं अपना पेन, अब हम नहीं करेंगे कभी, हमारी तरफ से अब कहानी जो है खत्म हुई भी है। जल्दी हमको बता दीजिए भैया। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 को निपटाते हैं। नो मैन रूल्ड एज स्ट्रॉन्ग एज अकबर वाज। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है सवाल, कोई डरने की बात नहीं है। देखिए ध्यान से, हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया गया है एडजेक्टिव्स में। सर कोई इंसान नहीं है, तो अकबर को एक्सक्लूड करने के लिए पहले तो सर जी हम इसके साथ लिखेंगे नो अदर मैन, ताकि हम अकबर को एक्सक्लूड कर सकें। नो अदर मैन, उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे रूल। रूल अपने आप में एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब होने की वजह से स्ट्रॉन्ग ना कहकर हम इसके लिए कहेंगे स्ट्रॉन्गली, और उसके बाद हम लिखेंगे एज। आगे क्या लिखेंगे भाई? अकबर। तो सर एक्शन वर्ब के साथ कंपैरिजन एक्शन वर्ब का ही हम लेकर चलेंगे, इसलिए वॉज को हटाकर हम डिड लेकर चलेंगे। तो ये वाक्य अपने आप में गलत है, इसको हमने ठीक कर दिया। करेक्ट है जी? सर स्टेनो में मैथ है कि नहीं? बेटा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मुझे मैथ के अलावा इंग्लिश के अलावा ज्यादा जानकारी नहीं रहता, ठीक है? तो उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मैथ्स होता है बेटा, ठीक है? मैथ्स के बगैर तो पेपर बनता ही नहीं, आप जानते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी बात समझ में आ गई बेटा? अब हमारे एडवर्ब के परिवार से ही अगर हम समझने का काम करें बेटा, एडवर्ब परिवार से ही अगर हम समझने का काम करें, तो एडवर्ब परिवार से ही हमारा एक और सुनाता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? चलिए एडवर्ब परिवार के आखिरी पड़ाव पे अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आखिरी परिवार से हम आप लोगों को मिलाएंगे, फिर कहानी को खत्म करेंगे। अगली क्लास में आपके साथ मिलकर हमें प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चों। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है क्या चीज? वाक्य के ढांचे को, चलो ढांचे को तो लिख देता हूं, वाक्य के स्ट्रक्चर को उलट देना। मैंने कहा वाक्य के स्ट्रक्चर को उलट देना। अब क्यों उलट देना? ताकि हम लिखे हुए वाक्य में, ताकि सेंटेंस में एम्फेसिस, एम्फेसिस को हिंदी में कहते हैं जोर डालना, एम्फेसिस डाल सके। ठीक है जी? एक काम करो, देखो ऐसे समझ आएगा। मैंने एक वाक्य लिखा मैं जा रहा हूं, मैंने एक वाक्य आपके सामने, यार मैंने एक वाक्य आपके सामने लिखा मैं जा रहा हूं, ठीक है जी? एक वाक्य, और फिर मैंने आपके सामने लिखा मैं सॉरी जा रहा हूं मैं। दोनों वाक्य को जा रहा हूं मैं, लेकिन दोनों वाक्यों को ना एक बार पहले बोलकर देखो, ठीक है जी? मैंने भी आप लोगों के सामने दो वाक्य लिखे हैं, दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों को एक बार ध्यान से पढ़कर देखना और मुझे बताना बेटा इन दोनों वाक्यों में आपको क्या फर्क समझ आ रहा है। ठीक है? जब दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्य की हम बात करते हैं, तो सर पहला वाक्य हमारे सामने कह रहा है क्या बेटा? मैं सब्जेक्ट है जा रहा हूं, इसका मतलब ये सामने सेंटेंस हमारे सामने लिखा है। अगर मैंने आपके सामने जा रहा हूं मैं वाक्य के ढांचे को उलट कर दिया, तो इसका मतलब मैं सामने वाले को ये कहना चाह रहा हूं बेटा अब ध्यान से देख ले, जा रहा हूं मैं, अब मेरे को रुकना मत, है ना?
तो इस लिखे हुए वाक्य में मैंने कहा जा रहा हूं मैं, यानी कि सेंटेंस के ढांचे को उलटने की वजह से क्या हो गया है, हम लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जोड़ डालने का काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वर्जन का अपना एक बेसिक हमारे सामने ढांचा होता है। कैसा ढांचा होता है कि लिखे हुए किसी भी वाक्य के अंदर, लिखे हुए किसी भी वाक्य के अंदर यूं जो हमारे सामने लिखा होता है ना, सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे सामने मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो इसके ढांचे में परिवर्तन हम लेकर आ जाते हैं क्या, एडवर्ब की वजह से। मैंने क्या कहा, एडवर्ब की वजह से, एडवर्ब की वजह से। ठीक है, एडवर्ब की, अरे यार क्या कर रहे हो गुरुजी, एडवर्ब की वजह से हम क्या कर देते हैं, इस ढांचे में हेल्पिंग वर्ब का अरेंजमेंट बदल देते हैं। ऐसे में कैसे मतलब, एक काम करो, खूबसूरत तरीके से समझते हैं, खूबसूरत तरीके से समझते हैं। इन्वर्जन के टाइप समझाता हूं। इन्वर्जन के टाइप्स दो होते हैं बेटा जी, इन्वर्जन के टाइप्स दो होते हैं। चलो अच्छे तरीके से नए तरीके से समझने का काम करते हैं। ठीक है, इन्वर्जन के दो टाइप्स होते हैं हमारे सामने। ठीक है ना सर, एमके सर दोनों लैंग्वेजेस में ही आता है क्या, कर दिया शुरू, टाइम पास करना कर दिया, टाइम पास करना शुरू। इसीलिए किसी का ये कमेंट नहीं पड़ता फिजूल का। एक बार कोई भाई कमेंट ऐसा कर दे, उसका जवाब दे दे, फिर सारे ऐसे शुरू हो जाते हैं सब। अच्छा एक बात बताओ, इस आंसर है मेरे पास, ये दोनों लैंग्वेजेस में भी आता है क्या, कमाल ही कर दिया आप लोगों ने, ऐसे मत करो यार। ठीक है भाई, जब एडवर्ब इन्वर्जन के टाइप्स की बात हमारे सामने आती है तो इन्वर्जन के टाइप दो तरीके से होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं बेटा पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब जो अधूरा होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, जो अधूरा होता है। मतलब क्या कहा, अधूरा करने का मतलब क्या समझ में आया, अधूरा इन्वर्जन कैसे बनाया जाता है, अधूरा इन्वर्जन बनाया जाता है अगर सेंटेंस की शुरुआत में हम एडवर्ब लिख दें, तो एडवर्ब के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब, आगे का वाक्य उसके बाद। अब इसमें अधूरा क्या होगा, इसमें अधूरा क्या होगा, आपको बिल्कुल अधूरा होने का मतलब हमें ये समझ में आया, अधूरा होने का मतलब हमें ये समझ में आया कि आपने एडवर्ब तो शुरुआत में लिख दी है ना, सब्जेक्ट से पहले किसका कौन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब इज्जतदार है, वो बेचारी शांति से सब्जेक्ट के बाद ही रहेगी। ठीक है भाई, करेक्ट, समझ में आ गया बेटा, बात यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, अब पार्शियल इन्वर्जन किस किस की वजह से हमारे सामने आता है, मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। ठीक है ना, पार्शियल इन्वर्जन किस किस वजह से आता है, पार्शियल इन्वर्जन हमारे सामने अलग अलग कैटेगरी की वजह से आता है, जिसमें एडवर्ब कौन सी हो, सबसे पहले अगर हमारे सामने कोई नेगेटिव एडवर्ब देखने को मिल जाए, अगर कोई नेगेटिव एडवर्ब हमें देखने को मिल जाए तो नेगेटिव एडवर्ब की वजह से हम पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। अगर हमारे सामने सेंटेंस की शुरुआत में ओनली के साथ कोई भी एडवर्ब देखने को मिल जाए तो हम पार्शियल इन्वर्जन कर देते हैं। ठीक है जी, ओनली के साथ, समझ रहे, कोई भी एडवर्ब लिखी हमें देखने को मिल जाए तो हम पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। अगर हमारे सामने कोई भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, मेरे बच्चे, अगर हमारे सामने कोई भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को अगर सो देखने को मिल जाए, नो देखने को मिल जाए, नीदर देखने को मिल जाए, ठीक है ना, तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर भी हम पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। ठीक है, पहले इन तीन के नियमों को ध्यान से समझने का काम कर लेते हैं। कैसे ध्यान से समझने का काम करते हैं, देखो सबसे पहली बात मैंने कहा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझने का काम किया, पहले तीन के आधार पर समझते हैं। देखिए मैंने आपसे ये सामने कहा, ही नेवर सेड एनीथिंग, ये अपने आप एक सामान्य वाक्य है बेटा, ये अपने आप एक सामान्य वाक्य है, उसने कभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, उसने कभी कुछ नहीं कहा। अब अगर आप इस लिखे हुए वाक्य में, अगर आप इस लिखे हुए वाक्य में नेवर पहले बोलने का काम करते हैं, तो नेवर पहले बोलते ही आपने क्या कर दिया, वाक्य पर जोड़ डालना शुरू कर दिया। जोड़ डालने की वजह से आप क्या करेंगे, यहां से इसकी हेल्पिंग निकालेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे इसी की मेन वर्ब, और ये होगा इसका क्या चीज, इन्वर्जन। क्या करेंगे, ये होगा इसका प्यारा सा इन्वर्जन। ठीक है जी, चलो अब मैं आप सभी के सामने वाक्य लिख रहा हूं, नंबर 2 3, इनके इन्वर्जन आप करके दिखाएंगे फटाफट से। ही ना हार्डली सेव्स मनी, बेटा एक बार इसका इन्वर्जन करके दिखाओ। शाबाश, चलिए चलिए, इन्हीं से जुड़े कुछ सेंटेंसेस भी लिख देता हूं। बेटा इन क्वेश्चन को बाद में छेड़ना, पहले इन क्वेश्चन को बना के देखो, ये क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के ही हैं। ठीक है, ये थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन हैं, इनकी मैं आपको अलग से समझाऊंगा बेटा। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाने का हम काम करते हैं। आओ बेटा ध्यान से देखते हैं, ही नेवर सेड एनीथिंग, ये मैंने आपको समझा दिया। नेगेटिव एडवर्ब देखने की वजह से आपको इन्वर्जन करना होगा। ठीक है बेटा, है ना। अनुज भाई ने पूछा हमको कैसे पता चलेगा कि इन्वर्जन कब करना कब नहीं करना। बेटा ये जो मैं आपको इन्वर्जन बता रहा हूं ना, ये सारा इन्वर्जन सिर्फ बोलचाल की भाषा में ही होता है, बोलचाल की भाषा में ही ऐसा होता है। ठीक है ना, बोलचाल की भाषा में ऐसा होता है। आपके पेपर में पहले से ही, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन 3 4 5 ये दिए ना, पहले से ही आपको नेगेटिव एडवर्ब या इन्वर्ब आपके पहले ही इसको लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ही ना हार्डली सेव्स मनी अपने आप में ठीक है, ये अपने आप में ठीक है। इन्वर्जन करने के लिए आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे पहले लिख देंगे हार्डली, और उसके बाद लिख देंगे आप क्या चीज डज, उसके बाद क्या लिख देंगे ही ना, और उसके बाद आपने क्या लिखा सेव मनी। वाक्य में दोनों अपने में सही है, ये वाक्य अपने में दोनों सही है। ठीक है जी, है ना, वाक्य में किसी में कोई गलती नहीं है, ये वाक्य में दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ यहाँ पर पेपर में पहले ही एडवर्ब सामने रख दी है, तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे, ही नोस को हटाकर आप कहेंगे लिटिल डज ही नो। क्या कहेंगे, लिटिल डज ही नो, थोड़ा सा ही वह जानता है उसके थोड़े ठिकाने के बारे में। ठीक है जी, सूरज मिश्रा बिल्कुल कोशिश बेटा, आपको अगली क्लास में एडवर्ब की प्रैक्टिस करना बेटा, पूरी कोशिश दोस्त। सेल्डम ही हैड हिज ओन हाउस, ठीक है ना, सेल्डम नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में रहते ही। अब यहाँ से हमें हेल्पिंग वर्ब निकालनी है बेटा, अगर खाली डिड हमें सेंटेंस में देखने, खाली हेड हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है ना, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ हमें सिर्फ हेड देखने को मिलता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से हमें पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलता है, ये याद रखना। ठीक है, तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे, सेल्डम डिड ही हैव हिज ओन हाउस। करेक्ट है, शाबाश चंदन, बहुत बढ़िया आंसर आपने बनाया बेटे। अगले सवाल में ओनली देन एडवर्ब शुरुआत में हमारे सामने आते ही हम इसे कैसे ठीक कर देंगे, कुड आई हेल्प हिम, खत्म हो गई बात, बोलो हाँ। ठीक है बेटा, बात समझ में बेटा, अब आ जाओ बेटा, ये हमारे सामने, अब इनके नियम मैं आपको समझाता हूं, ये नियम कैसे काम करता है। ठीक है ना, ध्यान से समझना बेटा, इसको लेकर थोड़ा अलग से मुझे बात बतानी होगी। देखो दो हमारे सामने सेंटेंस को लिखने के ढांचे हैं। पहला तरीका हमारे सामने, अगर हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ हमें आता है नजर कैसा, अगर हमें लिखा हुआ नजर आता है कैसा, पॉजिटिव सेंटेंस, अगर हमें लिखा हुआ नजर आता है कैसा, पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस नजर आता है तो इसको इन्वर्जन देता है आगे वाले वाक्य की शुरुआत में सो, और सो के ठीक बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, आगे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी, जो हमारे सामने लिखा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस है, जो हमारे सामने लिखा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस है। हां आप तुम सही समझ गए अनुज भाई, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में नेगेटिव एडवर्ब ओनली के साथ लिखी एडवर्ब, सो के साथ, नीदर, नोर के साथ लिखी एडवर्ब मिल जाए तो समझो इन्वर्जन का लॉजिक लगा देना है। ठीक है, अगर मेरे बंदर आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाए कैसी, अगर हम लोगों को देखने को मिल जाए एक नेगेटिव सेंटेंस, तो दोस्त नेगेटिव सेंटेंस की वजह से सो की जगह हम या तो नोर का प्रयोग कर देते हैं या फिर हम प्रयोग कर देते हैं किसी का नीदर का, और नेगेटिव होने की वजह से ही हम नीदर या नोर में कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। अब आप लोग सभी ये सोचेंगे, आप लोग सभी बच्चे ये सोचेंगे सर जी हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी, क्या परेशान हो रहे हो, जो आगे लिखा है दो सेंटेंस इधर लिख दें तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा तुमको भाई। मैंने कहा शी डिड नॉट टेल अ लाई, ठीक है, सो आई हैव। ठीक है, वो सेंटेंस को ठीक करके लिखना, अब अनुज पता चल जाएगा भाई, योगेंद्र शर्मा भाई लेट आए हो क्लास में, गलत बात है। मोहन सेल्डम वेस्ट हिज टाइम, सो
मोनू डज। तो बेटा इन दोनों सेंटेंसेस को ठीक करके दिखा दो पहले। शाबाश। चलिए दोस्तों अब सवाल पर काम कर रहे हैं हम। देखो अब सवाल देखो क्या हो गया हमारे सामने। शी डिड नॉट, सेंटेंस हमारे सामने नेगेटिव है, सर नेगेटिव के इन्वर्जन के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो नो या फिर नीदर, ठीक है ना। शी डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला, ठीक उसी तरह मैंने भी नहीं, ठीक है ना। उसने झूठ नहीं बोला ठीक उसी तरह। बेटा इस सो की बात मैं करूं चाहे इस नो या नीदर की बात करूं तो इसका मतलब होता है क्या, ठीक उसी हद तक, ठीक उसी डिग्री तक, ठीक है ना, या ठीक उसी मैनर तक, ठीक है। ये इनकी हिंदी है। पॉजिटिव सो का हिंदी ये होगा, नेगेटिव इन्वर्जन नहीं ठोक देना इसी में, ठीक है। तो बेटा जी यहां मोर हमने लिखा, अब इसके बाद हम पार्शियल इन्वर्जन करेंगे। यहां से हेल्पिंग वर्ब हमने उठाई डिड और सब्जेक्ट लिख दिया है, तो करेक्ट हो गया बेटा। अब सेंटेंस को ध्यान से समझना, उसने झूठ नहीं बोला ठीक उसी तरह मैंने भी नहीं। हिंदी समझ आ गई बेटा। आप जब अपने नोट्स बनाइए ना तो हिंदी जरूर लिखिएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन सेल्डम वेस्ट्स टाइम, मोहन अपना कभी कभार टाइम वेस्ट करता है, ना के बराबर टाइम वेस्ट करता है। नेगेटिव है ना सेल्डम, तो सेल्डम नेगेटिव है तो यहां मोर लगा दो या नीदर लगा दो, आपकी चॉइस है। उसके बाद यहां कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से पार्शियल इन्वर्जन हमने यहां लिख दिया, बात खत्म, ठीक है। चलो अब दो सवाल आपके बन गए ना, अभी काम कर दो बेटा, फटाफट से लिखिए चारों सेंटेंसेस के आंसर बना दो। इन लिखिए चारों सेंटेंसेस के आंसर बना दो, ठीक है। शाबाश। तो इन चारों सेंटेंसेस के आंसर बनाओ पहले, जल्दी से बनाओ बेटा। बहुत बढ़िया। तो जब आप इस आंसर बनाएंगे कैसे कहेंगे बेटा, ही लाइक द मूवी सो आई लाइक, तो आप कहेंगे सर सेंटेंस पॉजिटिव है, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से हम क्या कर देंगे, सो के बाद डिड लिख देंगे और उसके बाद आई लिख देंगे, बात खत्म। ही इज नॉट गोइंग सो ही, आप कहेंगे सेंटेंस गुरुजी नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से हम क्या लिख देंगे, नोर इज और उसके बाद लिख देंगे ही, खत्म। रिया हैज डन हर वर्क, पॉजिटिव सेंटेंस हमारे सामने लिखा है तो सो चल जाएगा। यहाँ हैज लिखा है, प्रेजेंट का परफेक्ट लिखा है तो गुरुदेव हम प्रेजेंट के परफेक्ट की वजह से हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे और उसके बाद हर लिख देंगे, खत्म। आगे हमारे सामने लिखा है क्या चीज, किरण विल नॉट स्पेयर द चांस, किरण चांस खराब नहीं करेगी, सर नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ हम लोगों ने लिख दिया नोर, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल लगाकर हम इसके बाद केशव का जिक्र कर देंगे, खत्म हो गया, ठीक है बेटा। ये है हमारे पार्शियल इन्वर्जन परिवार के सदस्य, ठीक है ना। पार्शियल इन्वर्जन परिवार के हमारे ये है प्यारे प्यारे सदस्य, ठीक है ना। और भाई इस पार्शियल इन्वर्जन से ही जुड़ा हुआ हमारे सामने आप लोगों ने ओकेटिव सेंटेंस बनाया है, आप लोगों ने ओकेटिव सेंटेंस बनाया है, कैसे बनाया है, मे, उसके बाद लिखते हैं आप सब्जेक्ट और उसके बाद लिखने की कोशिश करते हैं क्या चीज, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट। ये कौन से सेंटेंस होते हैं बेटा, आप कहेंगे सर जी ये तो ओकेटिव सेंटेंस होते हैं। ओकेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जब हम किसी को दुआ बद्दुआ श्राप, ठीक है, वरदान देने का काम करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्लेस करते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, किसी को कर्ज करते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस का ढांचा कैसे है, जैसे आपने कहा मे माय पेरेंट्स लिव लॉन्ग, ठीक है ना, भगवान करे मेरे पेरेंट्स की उम्र लंबी हो। सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखा, मे, आगे सब्जेक्ट, आगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। अब इसमें कोई एडवर्ब शुरुआत में नहीं आती है, ठीक है, इसमें कोई भी एडवर्ब शुरुआत में नहीं आती है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा पार्शियल इन्वर्जन के छोटे छोटे नियम, ठीक है। अब आपके सामने एक और मुझे बताना, फिर क्लास की हम करेंगे छुट्टी, और ये है हमारे सामने कौन सा भाई, फुल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। कुछ और रेडीमेड ढांचे हैं वो क्लास की शुरुआत में आपको जरूर बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। फुल इन्वर्जन का मतलब कैसे लिखा जाता है, फुल इन्वर्जन लिखने का तरीका होगा हमारे सामने। अगर हम एडवर्ब शुरू में लिख देते हैं तो बेटा जी हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट उसके लिखे बाद आता है, ठीक है ना जी। और फुल इन्वर्जन कब होती है, जब फुल इन्वर्जन हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में करते हैं ना बेटे, तो फुल इन्वर्जन केवल तभी होती है जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का जिक्र शुरू में करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जिक्र हम शुरू में करते हैं, ठीक है ना। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस का जिक्र शुरू में करना है तो कुछ शब्दों को याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने कहा हियर, देयर, अप, डाउन, ठीक है जी, इनसाइड, ठीक है जी, आउटसाइड, मैंने कहा इन द कॉर्नर, कोई भी स्थान बताने वाला, मैंने कहा ऑन द रूफ, ठीक है, कोई भी ऐसा स्थान बताने वाला शब्द है, ओ डबल एफ इन एक्सेट्रा, कुछ भी लिख लो बेटा, ठीक है ना। एक एग्जांपल से काम खत्म करते हैं। अगली क्लास इन्वर्जन इतना ही है बेटा, अगली क्लास में आप लोगों के साथ मिलकर इन्वर्जन के कुछ रेडीमेड स्ट्रक्चर्स में पहले आपको समझा दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से पढ़ लेंगे। पहले वो समझाऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करके एडवर्ब को स्वाहा करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने कहा हियर कम्स माय फ्रेंड, इसकी हिंदी क्या होगी, यहाँ आया मेरा दोस्त, ठीक है ना। मैं आपके सामने कहता हूँ इन द कॉर्नर लाइज एन ओल्ड टीवी, कोने में पड़ा है एक पुराना टीवी, पूरी तरह से हेल्पिंग वर्ब भी इसमें छिपी है, मेन वर्ब भी इसमें छिपी है, ठीक है, ओके भाई। मैंने आपके सामने कहा इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इसका मतलब मानव इतिहास में, ठीक है ना जी। अगर मैं कहता हूं इन द ह्यूमन हिस्ट्री नोबडी सर्वाइव्ड विदाउट ऑक्सीजन, बेटा सेंटेंस को ठीक करके दिखाएंगे, इसके सेंटेंस को ठीक करके दिखाएंगे। सुबह कितने बजे ऊपर पढ़ना चाहिए, अरे भाई मेरा तो एक मानना है नफीस भाई, नींद पूरी होनी चाहिए पढ़ने से पहले। अगर आपको 5 घंटे की नींद आती है अच्छी बात, 6 घंटे की नींद आती है अच्छी बात, 8 घंटे की नींद आती है अच्छी बात, 10 घंटे की नींद आती है अच्छी बात, जहां आपकी नींद पूरी हो जाए उसके बाद पढ़ने की कोशिश शुरू करें। नींद पूरी नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा नियम है, नींद पूरी नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, करेक्ट बेटा। तो इसी सेंटेंस को कैसे ठीक करेंगे, सही प्लेस की जानकारी, वेयर आंसर मुझे तेरा एडवर्ब प्लेस, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें इसको ठीक करना होगा डिड सर्वाइव, ठीक है जी। कंप्लीट इन्वर्जन की जानकारी हमें देगा, ठीक है। डिड सर्वाइव लिखना, डिड सर्वाइव लिखो, पास्ट इंडेफिनिट का तो नेचर ही कुछ इतना प्यारा है, पास्ट इंडेफिनिट का तो नेचर ही इतना प्यारा है कि पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसी के अंदर ही हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब छिपी नजर आती है, ठीक है जी। अनुज बेटा अगले टॉपिक में हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अभी से थोड़ा सा वेट कर लो भाई, ठीक है। आज तो इन्वर्जन के छोटे छोटे आपको बेसिक समझाना इसलिए चाह रहा था, आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है बेटा। तो पहले इतना ही पढ़ते हैं, मुझे लगता है काफी है, ठीक है। कुछ ढांचे में आप लोगों को इन्वर्जन के अलग से बताऊंगा बेटा अगली क्लास में। तो आज हमारी मोहब्बत यहाँ से शुरू हुई है भाई, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इससे ज्यादा के लिए जाऊंगा फिर कंजेशन ज्यादा हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, तो बेटर यही है मुझे लगता है आज आपको यहीं पर रेस्ट देना चाहिए मुझे, ठीक है। अगली क्लास में कुछ मैं आपको ढांचे बताऊंगा पहले से ही इन्वर्जन को लेकर, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा पढ़ के आइएगा, ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ हम डिस्कस करेंगे ना फिर क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, बच्चों से रिवीजन नहीं करते हैं, और बिना रिवीजन के कुछ होता भी नहीं है भाई, ठीक है बच्चों। तो इन्वर्जन दो तरीके के होते हैं, एक पार्शियल और एक हमारे सामने, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, जय हिंद मेरे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, खुश रहिएगा।